नॉट इंजन के बारे में डिस्कस किया था। आज थोड़ी उसकी ये इंजन कैसे काम करता है। तो बेटा कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई सिलेंडर लेके उसके अंदर गैस डाल के फिर उसको हीट देंगे, अगर वो 4 प्रोसेसेस करता है तो उन 4 प्रोसेसेस पे मुश्तमिल जो एक सिस्टम बनता है उसको हीट इंजन कहा जाता है, जिसके अंदर हम हीट देते हैं और हीट की वजह से वो इंजन जो होता है वो काम करता है। अब ये इंजन की एक प्रैक्टिकल पिक्चर होती है कि ये जो इंजन होता है ये काम किस तरह से करता है। देखिए बेटा ये सिलेंडर है, ठीक है, ये इसका पिस्टन है, पिस्टन के साथ ये रॉड लगी हुई है और ये रॉड किसके साथ कनेक्ट है, आप समझे ये गाड़ी का व्हील है। वैसे ये फ्लाई व्हील है, गाड़ी का व्हील नहीं है, लेकिन आप इसको गाड़ी का व्हील समझ ले। तो जब हम इसको यहाँ से हीट देंगे, ठीक है, जब हम इसको यहाँ से हीट देंगे तो इसके अंदर ये जो होगा इस तरह से आप इसको देख सकते, ठीक है, इसको आप ये अब देखिए बेटा, अब इसको मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो के अंदर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देखें बेटा कि ये काम किस तरह से करता है। देखिए बेटा ये हमारे पास एक ले ले समझ ले आप इसको कि ये एक इंजन है जिसके ये 4 प्रोसेसेस हो रहे हैं बेटा। ठीक है, ये 4 प्रोसेसेस होते हैं। देखिए आप सिस्टम को यहाँ पे इस तरह से सेम जो हमारे पास होता है, इन्हें की वॉइस बंद करें इसके। ठीक है बेटा, एक बार इसको फिर जो है वो हम देख लेते हैं कि आप देखें इसको कि ये हमारे पास जो होता है ये काम किस तरह से करता है। ठीक है, 4 प्रोसेसेस हमने देखे थे। देखिए ये फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट प्रोसेस के अंदर होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये एक सिलेंडर पिस्टन है, देखिए ये पिस्टन है, पिस्टन के साथ रॉड लगी हुई है और वो रॉड किसके साथ कनेक्ट होती है, व्हील के साथ कनेक्ट होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस के अंदर यहाँ से हीट जा रही है और यहाँ से हीट जब जाएगी तो ये सिस्टम इस तरह से एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी। अब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का यहाँ पे साथ ग्राफ बन रहा है कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, पॉइंट ए से लेकर बी तक एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। फिर आप देखोगे कि दूसरे प्रोसेस के अंदर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगी और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर ये हीट रिजर्वायर हट जाएगा और इसके नीचे आप देखेंगे कि एक इंसुलेटर आ जाएगा। देखें अब आप देखेंगे कि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है इस तरह से। अब देखें ये हट गया, अब ये हटने के बाद देखें, अब ये हट गया, इसके नीचे कोई भी रिजर्वायर नहीं, मींस कोई भी हीट इसके अंदर नहीं जा रही, कोई भी हीट नहीं जा रही, फिर भी ये सिस्टम इस तरह से एक्सपेंड कर रहा है। जब हीट नहीं जा रही और सिस्टम एक्सपेंड करेगा इसका मकसद है इंटरनल एनर्जी कम होगी और ये सिस्टम देखें बी से किस तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा और ये एडिया बेट होगा। ठीक है, तो देखें ये सेकंड प्रोसेस हो रहा है। सेकंड प्रोसेस के अंदर देखें ये कोई भी हीट नहीं गई। अब देखिए थर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल कंप्रेशन है। जब ऊपर से ये पिस्टन नीचे आएगा तो देखें ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये हीट ले रहा है और इसको कहा जाता है हीट आउट आ रही है। तो ये इसकी आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो है वो कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ प्रोसेस कौन सा है, फोर्थ प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन। देखिए अब कोई भी रिजर्वायर इसके नीचे नहीं है तो एडियाबेटिक कंप्रेशन है और एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट ए पे। तो ये देख लें सेम, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सेम सिलेंडर के अंदर चारों प्रोसेसेस हो रहे हैं।
कल जो हमने बनाए थे 4 सिलेंडर बनाए थे, वो 4 सिलेंडर सिर्फ ऐसा नहीं कि 4 सिलेंडर होते हैं, 4 सिलेंडर डिफरेंट जो है वो प्रोसेस करते, सिलेंडर एक ही होता है। उस एक ही सिलेंडर के अंदर चारों प्रोसेसेस होते। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये चारों प्रोसेसेस हो रहे हैं और सिस्टम कहाँ पे आ गया, इनिशियल स्टेट पे आ गया। देखें इसको आप एक बार फिर देख सकते हैं, इसको देखें ये आप, देखिए बेटा आप इसको देखिएगा कि ये कैसे प्रोसेस करता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से देखिएगा कि चारों प्रोसेस, देखिए फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, वहां पे ग्राफ बन रहा है। अब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन खत्म हो गई, अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब देखें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, कलर चेंज हो रहा है। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है, देखें हीट बाहर आ रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रही है और सिस्टम अपनी जगह पे वापस आ गया। और ये ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व होती है वर्क के बराबर होती है। अब एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, एक और को भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखें ये जो है वो ये इस तरह से काम करता है। देखें ये सिलेंडर है, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, ये सिलेंडर इस तरह पिस्टन अप एंड डाउन होता है। पिस्टन किसके साथ कनेक्ट है, पिस्टन व्हील के साथ कनेक्ट है, और ये व्हील इस तरह से चलता है। यहाँ पे आप हीट देते हो, देखें ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, यहाँ पे हीट आती है और एक्सपेंशन होती है, कंप्रेशन होती है, इसके साथ ये रॉड होती है। देखिए ये सारा प्रोसेस एक ही सिलेंडर के अंदर हो रहा है। आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा केयरफुली देखें। ये जो है वो इस तरह से व्हील को चला रहा है ये इंजन। तो प्रैक्टिकली ये इंजन ऐसे काम करता है। देख सकते हैं आप इसके अंदर वो जो सिलेंडर हमने लिया था, देखें एक्सपेंशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। इसकी वजह से ये जो शॉफ्ट्स वगैरह होते हैं, क्रैंक्स वगैरह होती हैं, ये इनके साथ कनेक्ट होती है और ये क्या कर रही है, इसको व्हील को इस तरह से रोटेट करवा रही है। तो प्रैक्टिकली ये इंजन का मॉडल है और इंजन इस तरह से काम करता है। यहां से हम इसको हीट देंगे और हीट इस तरह से पिस्टन के अप एंड डाउन मूव करने से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये स्टीम इंजन का मॉडल है। सब इंजन से, चाहे पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, उनके काम जो मॉडर्न इंजन है जो हम यूज करते हैं उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है। बाकी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, बाकी प्रोसेस सेम होता है। तो आप इंजन को माइंड में इस तरह से बना सकते हैं, इसका स्केच, कि किस तरह से सिलेंडर के अंदर हम हीट देते हैं और किस तरह से वो वर्क में कन्वर्ट होती है, उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये इंजन जो होता है ये किस तरह। बाकी ये मुख्तलिफ पार्ट्स है, इसको इससे आपका लेना देना नहीं। इंजन की कंस्ट्रक्शन होती है, मुख्तलिफ वाल्व्स होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, इनसे आपका लेना देना नहीं। आपने सिर्फ ये सिस्टम समझना है कि इसके अंदर सिलेंडर और पिस्टन का सिस्टम कैसे व्हील को चलाता है। कि एक माइंड में कंफ्यूजन होती है कि किस तरह से सिलेंडर और पिस्टन को हम हीट दे रहे हैं, वो अप एंड डाउन जा रहा है, और चारों प्रोसेसेस डिफरेंट पे नहीं होते, चारों प्रोसेसेस एक पे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक बार इसको फिर देख लें, आप इसको माइंड में देख लें कि किस तरह से ये इसको वर्क में कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास एक इंजन का मॉडल है जिसको आप देख सकते हैं। बुनियादी चीज ये है, यहां से हम इसको हीट देते हैं, वैसे तो यहाँ से फ्यूल आता है, बर्न होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे फ्यूल के आने के इनलेट्स होते हैं। फ्यूल आता है, बर्न होता है, हीट पैदा होती है और इस तरह से एक्सपेंशन होती है और क्या होती है, कंप्रेशन होती है। ठीक है, तो आप इंजन को इस तरह से देख सकते हैं। ये एक इंजन का बेहतरीन मॉडल है जिससे आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। आप माइंड में एक स्केच बना सकते हैं कि किस तरह से सिलेंडर और पिस्टन को इस्तेमाल किया जाता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो है वो हीट और वर्क। अब हम आ जाते हैं वापस अपने कल वाली, जहां से हमने चीजें छोड़ी थी उसी को डिस्कस करते हैं कि इफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, अब इफिशिएंसी ऑफ इंजन को आज मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं।
कि इफिशिएंसी इंजन की क्या होती है। देखिए इंजन के अंदर इनपुट जो होता है वो होती है हीट, और आउटपुट क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, हम इंजन को हीट देते हैं और वो इंजन जो होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है जो है वो हीट को वर्क में। तो अब इफिशिएंसी को वापस मैं कर देता हूं कि इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो होती है वो क्या होती है, या उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इफिशिएंसी ठीक है, ये इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है। देखिए बेटा, हीट इंजन का काम क्या होता है, हीट इंजन का काम होता है टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। इसका काम ये होता है। और अभी हमने देखा है इसके अंदर क्या होता है, सिलेंडर और पिस्टन होता है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से ये जो होता है इस तरह से सिलेंडर और पिस्टन होता है। इसके अंदर इस तरह से पिस्टन लगा होता है और पिस्टन के अंदर इस तरह से जो है वो व्हील जुड़ा होता है। अब जब हम इसको क्या देते हैं बेटा, इस इंजन को हम यहाँ से हीट देते हैं और ये इस हमारी गिवन हीट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये हमारी जो गिवन हीट होती है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ इंजन जो हमने कल भी पढ़ा था, आज उसको हमने देखा कि बेसिकली इंजन क्या होता है, सिलेंडर और पिस्टन ये मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो गिवन हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो होता है इसको आप इंजन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये बुनियादी काम हुआ। अब इसके अंदर जो इनपुट होता है, इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट होता है, इसके अंदर इनपुट है इसके अंदर हीट। ठीक है, जिसको हम जाहिर करते हैं Q1 से। मींस जो हम हीट देते हैं इसको आप कह लें कि ये किसके बराबर है, Q1 के बराबर है। और इसके अंदर आउटपुट जो होता है, आउटपुट जो होता है इसके अंदर होता है वर्क, जिसको हम जाहिर करते हैं W से। ठीक है, इनपुट हीट होती है और आउटपुट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है वर्क। ठीक है बेटा, अब इसको एक और तरह से भी हीट इंजन को बना सकते हैं। इसको हम इस तरह भी बनाते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक हीट इंजन है। आप ये सपोज करें कि ये हमारे पास एक हीट इंजन है। ये हमारे पास इस तरह से हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक हीट इंजन है, या आप इसको इस तरह से बना लेते हैं। अब देखिए, सपोज करें कि ये हमारे पास हीट इंजन को हम इस तरह से बनाते हैं कि ये हमारे पास हीट इंजन है। ठीक है, अब इसको मैंने सिलेंडर के फॉर्म में नहीं बनाया है, मैंने इसको बनाया है इस तरह से। ठीक है, मैंने इसको एक और फॉर्मेट के अंदर बनाया, इस तरह से हम इसका मॉडल बनाते हैं। ये हमारे पास इस तरह से तीन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास हुआ हीट इंजन, ये हमारे पास है हीट इंजन। ठीक है, ये आप समझे, ये हीट इंजन है। अब इसको हम क्या देते हैं, इसको हम देते हैं हीट। यहां से हमने दी इसको हीट, Q1 हीट इसके अंदर आई, ये आई Q1 हीट इसके अंदर। इसके अंदर जैसे आई, इसने हमें बाहर क्या दिया, हमें ये बाहर दिया वर्क। इसने हमें हीट का कुछ हिस्सा किसमें दे दिया, वर्क में। और सम पार्ट क्या करता है, सम पार्ट जो होता है यहां से मुख्तलिफ जगहों से सराउंडिंग में कंडक्ट करके चला जाता है। इस तरह से सिलेंडर और पिस्टन से जो हम हीट देते हैं
वो प्रैक्टिकली 100% वर्क में नहीं जाती। ठीक है, उस हीट का कुछ हिस्सा क्या होता है, सिलेंडर की दीवारों से और सिलेंडर के पिस्टन से कंडक्ट करके एटमॉस्फेयर में जाता है। प्रैक्टिकल इंजन के लिए जब हम किसी भी इंजन के अंदर डीजल और पेट्रोल डालते हैं तो वो बर्न होता है। बर्न होने से क्या पैदा होता है, हीट पैदा होती है। उससे कुछ गाड़ी चलती है, वर्क होता है। और रिमेनिंग हीट से क्या होता है, इंजन गर्म होता है और साइलेंसर के थ्रू ये जो होती है हीट किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना भी डीजल और पेट्रोल डाला उससे जितने भी हीट पैदा हुई वो पूरी की पूरी हीट जो होती है ना वो वर्क में नहीं जाती। ठीक है, इवन कार्नोट इंजन के अंदर भी टोटल हीट वर्क में नहीं जाएगी। टोटल हीट वर्क में तब नहीं जाएगी जब सिलेंडर और पिस्टन में कंडक्शन नहीं होगी। तो दुनिया के अंदर कोई भी हमारे पास आज तक ऐसा सिलेंडर नहीं बन पाया जिसके अंदर कंडक्शन ना हो। हर चीज के अंदर कंडक्शन होती है, इसलिए जब हम उसको हीट देते हैं तो वो इंजन खुद भी गर्म होता है और वो खुद खुद में से भी हीट कंडक्ट करके बाहर जाती है और साइलेंसर के थ्रू भी हीट जो होती है वो बाहर जाती है। तो नतीजा ये निकलता है कि जो हमारी गिवन हीट होती है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो वर्क में कन्वर्ट होता है। रिमेनिंग हीट जो होती है वो हमारी जाया जाती है एटमॉस्फेयर की तरफ, जिसको हम कहते हैं कोल्ड रिजर्वायर। तो ये जो हीट बाहर जा रही है इसको हम कहते हैं हीट एक्सपेल्ड। इसको हम कहते हैं हीट एक्सपेल्ड। मींस वो हीट जो हमारे काम की नहीं रही। हमने हीट, सपोज करें कि हमने यहां से 100 जूल हीट दी, उसमें से सपोज करें हमें 60 जूल वर्क मिला। ठीक है, बाकी जो ये हीट एक्सपेल्ड है इसको हम कहते हैं Q2। ठीक है, मींस वो हीट जो इस तरह से जाया हो गई ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 जूल। ठीक है, तो देखिए जब हम किसी भी हीट इंजन को टोटल हीट देते हैं तो वो टोटल की टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। वो इस तरह से दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक उसमें से वर्क होता है और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो किस में चला जाता है, वो हीट एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपेल हो जाती। क्योंकि ये हमें कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जब आप हीट इंजन को हीट दोगे तो वो पूरी की पूरी वर्क में नहीं जाएगी, उसका सम पार्ट जाया हो जाएगा। जबकि फर्स्ट लॉ का आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि जब आप हीट दोगे तो वो टोटल की टोटल किस में चली जाएगी, वर्क में। जैसे हमने कार्नोट इंजन के अंदर देखा है कि कार्नोट इंजन के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। जब आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है इसका मकसद है कि आप कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो 100% इफिशिएंट हो। अब जब वो 100% इफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मकसद है आप जितनी भी हीट दोगे उसका सम पार्ट जाया जाएगा। और हर प्रैक्टिकल, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आप कोई भी 100% इफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। अब जो भी इंजन बनाओगे उसका सम पार्ट किसमें चला जाएगा, वो सम पार्ट जाया जाएगा। ये कौन कहता है, ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और प्रैक्टिकली वो कहां पे जाता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इंजन की, ये आप कह सकते हैं कि ये वो हीट है। तो देखिए ये वो हीट होती है जो यहां से इस तरह से बाहर चली जाती है। तो ये हुआ इंजन का एक मॉडल। हीट हमने दी, सम वर्क में गया, बाकी जो होता है वो इस तरह से दीवारों से और पिस्टन से इस तरह से जाया हो जाता है। तो ये हो जाएगी हीट एक्सपेल्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं हीट एक्सपेल्ड। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, ये हीट इंजन है, इसने हीट ली और हीट जो लेते हैं ये हमें हॉट रिजर्वायर देता है। हॉट रिजर्वायर हीट देता है
और जो गेन करता है ये करता है कोल्ड रिजर्वायर। ये हमारा एटमॉस्फेयर कोल्ड रिजर्वायर माना जाता है, जहां पे फ्यूल बर्न होता है इंजन के अंदर, ये हॉट रिजर्वायर है। और सराउंडिंग जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसने वर्क कितना किया है। अब देखिए बेटा, इसने वर्क कितना किया है। इसने जो वर्क किया है वो हमारे पास होगा Q1 जो हमने हीट दी, माइनस Q2 जो हीट जाया गई। हमने हीट 100 जूल दी, इसमें से 40 जूल जाया गई, बाकी वर्क कितना हुआ, 60 जूल। तो जो कोई भी इंजन वर्क करता है, जो कोई भी इंजन वर्क करता है, उसका वर्क की इक्वेशन बुनियादी ये होगी कि वो वर्क होगा हीट गिवन माइनस हीट एक्सपेल्ड। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी काम के लिए कुछ पैसे किसी बंदे को देते हो, ठीक है, उसमें से कोई चीज जब हम खरीदते हैं तो जो खरीदते हैं समझे वो वर्क हो गया, और रिमेनिंग अगर किसी बंदे ने रख लिए तो इसका मकसद है वो वेस्ट गए। ठीक है, तो इसी तरह से होता है कि ये हमने हीट दी, ये हीट एक्सपेल मीन जाया गई, इनमें दोनों में जितना डिफरेंस होगा वो क्या होता है, वो वर्क होता है। अब आ जाते हैं कारनॉट इंजन में। कारनॉट इंजन के अंदर तो हीट जाया होती नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, हम हीट देते हैं, टोटल किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो कारनॉट इंजन के अंदर जो वर्क होगा वो बराबर हो जाएगा Q1 के, और ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉसिबल है। इसलिए कारनॉट इंजन हाइपोथेटिकल इंजन है, आज तक नहीं बन पाया, क्योंकि उसका प्रोसेस आइसोथर्मल जो होता है वो कहते हैं टोटल हीट वर्क में। ऐसे टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट को एटमॉस्फेयर में जाने से बचाना होगा, और एटमॉस्फेयर में जाने से बचाने के लिए जरूरी है कि वो इंजन जिस मटेरियल से बने वो कंडक्ट ना कर सके, हीट कंडक्ट ना कर सके, ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आ जाते हैं इफिशियंसी पे। अब इफिशियंसी कौन सी हो गई बेटा, इफिशियंसी होती है आउटपुट, ये एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला है, आउटपुट अपन क्या होता है, इनपुट। अब अगर हम इन केस ऑफ इंजन करते हैं तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगा वर्क, और इनपुट क्या होता है, हीट, जिसको हम कहते हैं Q1। अब इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क होता है Q1 माइनस Q2 अपान हो जाएगा Q1। तो इफिशिएंसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q1 अपान Q1 माइनस Q2 अपान क्या हो जाएगा, Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो इफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस Q2 अपान Q1। ये हो जाएगा इफिशिएंसी का फार्मूला। ठीक है, या आप यहां भी कर सकते हैं कि ये डेल्टा Q के बराबर होगा अपान Q1। इस तरह भी इफिशिएंसी का फार्मूला आप कर सकते हैं, ये भी इफिशिएंसी का फार्मूला है। ठीक है, और ये भी किसका फार्मूला है, इफिशिएंसी का, और ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला वर्क का। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम ले सकते हैं इन केस ऑफ जो है वो टेम्परेचर। देखिए हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 होता है बेटा। हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को हम कहते हैं T1, और कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, T2 कहते हैं। तो हमेशा बड़े टेम्परेचर से हीट किस में फ्लो करेगी, छोटे टेम्परेचर पे फ्लो करेगी। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हीट efficiency is also equal to 1 minus T2 upon T1, और यहाँ पे T1 जो होता है ग्रेटर देन होता है T2 के। T1 के बारे में आप कह सकते हैं कि यहां से आप इसको कर सकते हैं एलसीएम के थ्रू, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T1, means efficiency of engine also depends upon difference of temperature between hot reservoir और cold reservoir। इसका टेम्परेचर कितना है,
इसका टेम्परेचर कितना है, इसके ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड करती है, इनमें डिफरेंस कितना है। अगर इसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है, इसका टेम्परेचर 500 केल्विन है, सपोज करें इसका टेम्परेचर 2000 केल्विन हो जाता है, इसका टेम्परेचर वही 500 केल्विन होता है। जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। एफिशिएंसी के बढ़ने का क्या मकसद, एफिशिएंसी के बढ़ने का मकसद है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट करेगा। अगर उसकी एफिशिएंसी कम है तो वो हीट का थोड़ा हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करेगा। सपोज करें एक इंजन की इफिशियंसी 25% है, इसका मकसद है आप उसको 100 जूल एनर्जी दोगे, वो 25 जूल जो होगा वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, 75 जाया करेगा। एक इंजन की इफिशियंसी 50% है तो वो क्या करेगा, उसको आप 100 जूल एनर्जी दोगे, वो 50 जूल वर्क में कन्वर्ट करेगा, 50 जूल क्या करेगा, जाया कर देगा। तो इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। वही इंजन बेहतर होता है जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, वो ज्यादा गिवन हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। आप यहां से देख सकते हैं इफिशियंसी जो होती है वर्क अपॉन Q1 होता है, जितना वर्क ज्यादा होगा उतनी इफिशियंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि इफिशियंसी जो होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के दरमियान जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, उतनी इफिशियंसी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो इफिशियंसी के ये दो और फार्मूले भी हुए कि इफिशियंसी जो होती है वो किसको कहा जाता है, इफिशियंसी। आल्सो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह भी इफिशियंसी को लिख सकते हैं कि ये इफिशियंसी T1 माइनस T2 अपान T1 होगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास इफिशियंसी के फार्मूले। अब इसको हम देखते हैं कि इफिशियंसी जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है, इफिशियंसी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डिपेंडेंस ऑफ efficiency of heat engine। ठीक है, ये हीट इंजन की इफिशियंसी किस पे डिपेंड करती है बेटा। देखिए इफिशियंसी जो होती है वो डिपेंड करती है, हमें पता है कि इफिशियंसी का फार्मूला ये होता है 1 माइनस Q2 अपान Q1। इफिशियंसी का फार्मूला ये भी होता है 1 माइनस T2 अपान T1। इफिशियंसी का फार्मूला ये भी होता है कि डेल्टा T अपान T1। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी जो होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर between hot reservoir and cold reservoir, हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के दरमियान डिफरेंस पे। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इसका हम करते हैं कि ये किस तरह से ये टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। देखिए हमारे पास एक हीट इंजन जो होता है, ये हीट इंजन 1 है। ठीक है, ये हीट इंजन 1 है और ये आप कह लें हीट इंजन 2 है। दो हमने इंजन लिए हुए बेटा। ठीक है, दो इंजन हम लेते हैं। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी आप देखिएगा किसकी ज्यादा है। सपोज करें इसका टेम्परेचर T1 है 1000 केल्विन, इसका टेम्परेचर T2 आप कह लें 500 केल्विन है। ठीक है, इसका डेल्टा T1 आप कह लें, डेल्टा T1 होगा 500 केल्विन, डेल्टा होगा T1 माइनस T2। तो इफिशियंसी आप देख लें, इफिशियंसी डेल्टा इफिशियंसी 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 500
अपॉन T1 होगा 1000, ये हो गया कैंसल, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50% एफिशिएंसी हो जाएगी 50%। ठीक है, एफिशिएंसी 1 इज इक्वल टू 50% है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इस तरह से। अब ये क्या, और दूसरा इंजन है, इसका T1 आप कह लें कि 2000 केल्विन है, इसका हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा है, और इसका भी T2 इज इक्वल टू 500 केल्विन है। आप देख सकते हैं कि इफिशिएंसी इसकी डेल्टा T2 है 1500 केल्विन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी इफिशिएंसी जो होती है वो इस तरह से, दोनों में डिफरेंस 1500 केल्विन है। इफिशिएंसी 2 हो जाएगी डेल्टा T2 अपॉन T1, ये हो जाएगा डेल्टा 1500। ठीक है, अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2000। ठीक है, ये इस तरह से गए 15 अपॉन 20। ठीक, अब इसकी एफिशिएंसी जो होगी ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगी 15/20 करेंस के तरीके। देखिए ये हो जाएगी, आप इसको अगर पॉइंट के थ्रू ले जाएं तो ये हो जाएगी 0 जी 0.75 इज इक्वल टू 75%। तो इफिशिएंसी 2 कितनी है, 75% है, और इफिशिएंसी 1 कितनी है, 50% है। देखिए क्यों, क्योंकि दोनों का कोल्ड रिजर्वायर तो सेम टेम्परेचर पे है, लेकिन हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के दरमियान जो है वो डिफरेंस ज्यादा है। तो आप इसका कंक्लूजन कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि इफिशिएंसी 2 ग्रेटर देन इफिशिएंसी 1 है, बिकॉज डेल्टा T2 ग्रेटर देन है डेल्टा T1 से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जिन दो इंजन के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा वो जो होंगे उनकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां पे एक और भी चीज आती है, इफ, देखिए अब यहां पे हम इस तरह से कर सकते हैं कि इफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड, इस पॉइंट को भी देखिएगा, इज सेम फॉर टू डिफरेंट इंजन्स, देन efficiency of engine having a cold reservoir at low temperature is higher than other engine। सपोज करें ये कंडीशन आ जाती है कि डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, सपोज करें डिफरेंस सेम रहता है, मैं ये भी बनाता हूं, सपोज कर लेते हैं कि डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है, तो फिर क्या होता है। ठीक है, आप इसको देख लें कि अगर डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है, अब मैं दो इंजन बना लेता हूं कि इंजन 1 है हमारे पास और इंजन 2 है हमारे पास। ठीक है, दो इंजन है। ठीक है, अगर दोनों इंजन के अंदर इसका टेम्परेचर T1 है 2000 केल्विन और इसका T2 है 1000 केल्विन, इसका आप ले लें T1 है 3000 केल्विन
और T2 है इज इक्वल टू 2000 केल्विन। अब देखिए आप इस तरह से डेल्टा T1 है 1000 केल्विन और यहाँ पे डेल्टा T2 है ये भी है 1000 केल्विन। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब इनमें इफिशियंसी सेम नहीं होगी। इफिशियंसी सिर्फ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, आल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर। देखिए इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। आप देखें अब इसकी इफिशियंसी E1 इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T1 इज इक्वल टू डेल्टा T 1000 अपॉन T1 2000। ये हो गई इफिशियंसी 1 इज इक्वल टू 50%, ठीक है। ये हो गई इफिशियंसी 50%। इफिशियंसी 2 देख ले, इफिशियंसी 2 होगी डेल्टा T 1000 अपॉन T1 3000। ये हो जाएगी हमारे पास 0.33। ये हो जाएगी इफिशियंसी 2 इज इक्वल टू 33%। तो जब डिफरेंस इक्वल है जरूरी नहीं है इफिशियंसीज इक्वल हो, इफिशियंसीज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? अब इसको हम किस तरह से करते हैं, हम इसको कहते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा है, उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी जिसका कोल्ड रिजर्वायर लो टेम्परेचर पे होगा। इसका कोल्ड रिजर्वायर 1000 पे, इसका कोल्ड रिजर्वायर 2000 पे। तो जिसका कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम है उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, और जिसका कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम है उसकी इफिशियंसी कम है। और आपको पता है प्रैक्टिकल इंजन का कोल्ड रिजर्वायर कौन सा होता है? एटमॉस्फेयर होता है। इसका मकसद है कि सीजन के तब्दील होने से भी इंजन्स की इफिशियंसी तब्दील होती है। सर्दियों के मौसम में हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मियों के मौसम में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो गर्मियों के मौसम में हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के दरमियान डिफरेंस कम हो जाता है, एफिशिएंसी कम होती है गर्मियों में, जबकि सर्दियों में इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या होगा कि एफिशिएंसी 1 ग्रेटर देन है इफिशियंसी 2। क्यों है? बिकॉज कि इसका जो T2 है, ठीक है, आप इसको T2 कर ले, इसको T डैश कर ले, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे लिखने में मसला होगा कि डेल्टा T, आप इसको कर ले 1 मिनट। इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो ये T1 है, सॉरी T2, ये जो हमारे पास T2 है, ये ये वाला T2 है बेटा, ये T2 जो है लेस देन है T2 डैश से। T2 डैश जो 2000 है, T2 जो होता है ये 1000 होता है, इसलिए हम कहेंगे इसकी इफिशियंसी जो है वो ज्यादा होती है। अब इसकी इफिशियंसी 100% कब होगी? ठीक है, अब हम करते हैं कि ये क्वेश्चन जो होता है कि एट, आप इसको इस तरह से करें, efficiency becomes 100% when, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि इफिशियंसी 100% कब होगी, किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% कब होती है? तो देखिए बेटा 100% तब होगी when T2 is equal to 0 Kelvin or -273 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आप कह सकते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो, जब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर, आप ये कह सकते हैं व्हेन टेम्परेचर
ऑफ कोल्ड रिजर्वायर CR, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बिकम्स 0 केल्विन। कैसे होता है बेटा? इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी का फार्मूला आपको पता है। इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है? 1 - T2/T1। अब देखिए, अगर कोल्ड रिजर्वायर T2 इसका टेम्परेचर हो जाता है 0 केल्विन, तो आप देख लें मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? 1 - 0/T1, 1 - 0 एनीथिंग 0। ठीक है बेटा, ये होगा 1, जो किसके बराबर होगा? 100% होगा। ठीक है, इफिशियंसी 100% तब होगी जब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। और आपको पता है कि कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। जब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकता, इसका मकसद है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन जो है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि 100% के लिए फार्मूला कहते हैं, कंडीशन ये होती है कि जब टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर 0 होगा। इसका कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हैं? इसका कंक्लूजन आप ये लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट 0 केल्विन इज a theoretical temperature। थेरेटिकल टेम्परेचर का मकसद है प्रैक्टिकली 0 केल्विन नहीं हो सकता। देयरफॉर efficiency of heat engine including Carnot engine, कार्नोट इंजन भी इसमें आ जाता है, कैन नॉट बी 100%। ठीक है, इफिशियंसी जो होती है वो कार्नोट इंजन की भी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन कार्नोट इंजन जो होता है वो बाकी इंजन से ज्यादा बेहतर इफिशियंसी दिखाता है अगर सेम टेम्परेचर्स पे, सेम कंडीशंस पे हम इसको लेते हैं। तो ये हो गई हमारे पास इफिशियंसी। के इफिशियंसी जो होती है वो हीट इंजन की किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इफिशियंसी जो होती है बुनियादी तौर पे जो मेन पॉइंट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर अगर ज्यादा होगा तो इफिशियंसी ज्यादा होगी, अगर डिफरेंस कम होगा तो इफिशियंसी कम होगी। कभी कभी ये होता है कि इफिशियंसीज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेम आ जाता है। अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेम आ जाएगा तो फिर इफिशियंसी डिपेंड करेगी कि किसका कोल्ड रिजर्वायर लो टेम्परेचर पे, क्योंकि जितना कोल्ड रिजर्वायर लो टेम्परेचर पे होगा उतना हीट फ्लो ज्यादा होगा, हीट कंडक्शन का लॉ है, तो उस हिसाब से एफिशिएंसी जो होती है वो ज्यादा होती है। और किसी भी प्रैक्टिकल इंजन हो चाहे कार्नोट इंजन हो, उसकी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। इफिशियंसी 100% उसी इंजन की होगी जिसका कोल्ड रिजर्वायर 0 केल्विन पे होगा। आपको पता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम जानते हैं कि 0 केल्विन, या आप चार्ल्स लॉ से आपको पता है कि 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सब चीजों का वॉल्यूम 0 हो जाता है, जो थेरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% हो जाए। इवन जो होता है वो आप इसको ले लें, कार्नोट इंजन को भी ले लें, लेकिन वो भी 100% इफिशियंट नहीं होगा। पंजाब के अंदर एक दो पॉइंट्स लिखी हुई है, उन पॉइंट्स की हम रीडिंग कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या कहती है बेटा।
अब देखिए बेटा, मैं पिक्चर ले लेता हूँ। अब पिक्चर के थ्रू हम ले लेते हैं बेटा, कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो है वो बाकी हमारा एंट्रोपी का एक ही टॉपिक रहता है, तो ये इंशाल्लाह जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक दो पॉइंट्स है जिनकी आज रीडिंग कर लेते हैं कार्नोट साइकिल की, और कल जो प्रॉब्लम होंगे पंजाब के और सिंध के उनको भी डिस्कस कर लेंगे इसी चैप्टर के। और एक बात याद रखिएगा बेटा, कि जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही है बिटवीन सिंध गवर्नमेंट एंड पीएमसी, अब इन डेवलपमेंट्स का कंक्लूजन क्या निकलता है, आगे क्या होता है, तो ये टाइम बताएगा। ठीक है, एक महीने के अंदर 15 दिन पढ़े, और दूसरा सिंध का बुक पढ़े, बाकी बुक्स को छोड़ दें केपी वगैरह को, क्योंकि ज्यादा बर्डन होगा। और एक दूसरी बात बेटा जो बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान कर रही है बेटा, बात वही होती है, कारनाट इंजन चाहे सिंध के अंदर हो, चाहे पंजाब के अंदर हो, चाहे केपी के अंदर हो, बात वही है, वही चार प्रोसेसेस है, वही चीज होती है। अब वर्डिंग मुख्तलिफ लिखी हुई है। अब वर्डिंग मुख्तलिफ होने का मकसद ये नहीं है कि टॉपिक चेंज है, चीज चेंज है। फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, इसके अंदर एक्सेप्शंस नहीं होती। ये वही चीज होगी जो कारनॉट इंजन के बारे में जो सिंध कहेगा, वही पंजाब कहेगा, वही केपी कहेगा। कोई फर्क नहीं होगा इसके अंदर कि आप ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि ये जो है वो इसकी वर्डिंग ये वही चीज है। आप कॉन्सेप्ट को समझे, वर्डिंग को छोड़े, कि वर्ड क्या कहते हैं उसको छोड़े। इसलिए पंजाब और सिंध दोनों को ले, और जब तक कोई डिसीशन नहीं होता, हम किसी ऐसी पॉइंट के, हम ऐसी किसी भी जगह पे नहीं होते कि एक डायरेक्शन ले सके, तब तक आप दोनों को, सिंध और पंजाब दोनों को फिजिक्स के अंदर पढ़ें। वैसे भी सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पंजाब से बेहतर लिखे हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी हैं, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी फिजिक्स के अंदर कि आप सिंध और पंजाब को साथ रखें, और कॉन्सेप्ट समझने की फिजिक्स के अंदर कोशिश करें। बाकियों की तरह आप रट्टे पे ना जाएं, क्योंकि रट्टे से फिजिक्स के अंदर जो है वो आपके मसले हल नहीं होंगे। आप कॉन्सेप्ट जब समझोगे तो फिर आपको पढ़ने की, वर्डिंग की, इन चीजों का कोई मीनिंग नहीं रहती कि ये सेंटेंस क्या कहता है या ये सेंटेंस क्या कहते हैं। बेटा हर सेंटेंस को पढ़ के हम कवर नहीं कर सकते, जाहिर है हमें टॉपिक्स में आगे भी जाना होता है, तो टॉपिक्स को कोशिश करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दें ताकि वो पढ़ने में आपको आसानी हो। बाकी हर लाइन की, हर वर्ड की मीनिंग बताना या उसको इस तरह से लगा के पढ़ना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। फिर तो हम एक आध चैप्टर कर सकेंगे, तब तक आपकी एंट्री टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं करें, थोड़ा जो है वो वर्डिंग को, लफ्जों को आप खुद समझने की कोशिश करें बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, अब ये जो है वो हमारे पास इफिशिएंसीज वगैरह को तो हम पढ़ के आए हैं। अब देखें, ये एक यहाँ पे लाइन कही गई है, ये इसको समझें कि इस लाइन का मकसद क्या होता है बेटा। ठीक है, पहले एक इसको मैं थोड़ा दूसरे पेज के साथ लगा देता हूँ। ये 254 पेज है, आप पेज भी देख सकते हैं। दूसरा पेज भी है, वो उसको मैं साथ लगाता हूँ ताकि हमें पढ़ने में कोई मसला ना हो। देखिए, ये दो पेजेस हैं जो, इनके अंदर कुछ चीजें आपको बताना जरूरी थी। आपके पास बुक होगा बेटा, अगर यहाँ से आपको सही नजर नहीं आ रहा तो आप बुक ले ले, पेज नंबर 254 और 255 पंजाब बोर्ड के बेटा, आप दोनों पेजेस यहाँ पे खोल लें। तो बेटा ये देखिए, इफिशिएंसी को हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 है, ये परसेंटेज निकालने के लिए किया गया है बेटा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इफिशिएंसी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों होता है। 100 होता है बेटा परसेंटेज निकालने के लिए।
Thus, the efficiency of Carnot engine depends on the temperature of hot and cold reservoir. क्योंकि efficiency depends upon delta T और delta T किस पे डिपेंड करता है? T1 माइनस T2 पे। अब इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, कि ये वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कैसे नहीं करती? फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि इसका मतलब क्या है। सपोज करें कि एक आपके पास इंजन है, ठीक है, एक आपके पास इंजन है जिसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस है और दूसरे के अंदर दूसरा वर्किंग सब्सटेंस है। सपोज करें इसके अंदर आपके पास गैस 1 है, इसके अंदर गैस 1 है और इसके अंदर जो है वो गैस 2 है। सपोज करें इसके अंदर गैस 2 है, ठीक है। अब इसका अगर इसका T1 है 2000 केल्विन, इसका T2 है 1000 केल्विन, इसका T1 है 2000 केल्विन, इसका T2 है 1000 केल्विन, इसका डेल्टा T1 है 1000, इसका डेल्टा T है 1000। अगर डेल्टा T दोनों का 1000 है, ठीक है, दोनों का इक्वल है, ठीक है, तो भले इसके अंदर एक गैस पड़ी है, इसके अंदर कोई मसला नहीं, दोनों की इफिशियंसीज इक्वल हो जाएंगी। इफिशियंसीज किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है। अगर दोनों के टेम्परेचर्स इक्वल है बट उनके अंदर वर्किंग सब्सटेंस भले डिफरेंट हो, इफिशियंसी वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। इफिशियंसी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब आ जाए आगे। Temperature difference of two reservoirs means efficiency, the larger the temperature difference of two reservoir, the greater is the efficiency। मैं आपको बता चुका हूं कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी इफिशियंसी ज्यादा होगी, बट इट कैन नेवर बी 1 or 100%। 1 means 100%, it can never be 1 or 100% unless cold reservoir at एब्सोल्यूट जीरो। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, मैथमेटिकली मैंने प्रूव भी किया है कि इफिशियंसी तब जो है वो 100% होगी जब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। सच रिजर्वायर्स आर नॉट अवेलेबल, मींस कोल्ड रिजर्वायर 0 केल्विन वाला अवेलेबल नहीं है, एंड हेंस द मैक्सिमम इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। के हमेशा इफिशियंसी ऑलवेज लेस देन 1 का मकसद है लेस देन 100%। लेस देन 1 का मकसद है लेस देन 100%। नेवरदीलेस कार्नोट साइकिल एस्टेब्लिशेस अपर लिमिट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑल हीट इंजन्स, के ये एक लिमिट सेट करता है। कार्नोट इंजन एक लिमिट देता है। कार्नोट इंजन कहता है एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि एफिशिएंसी का जो फार्मूला देते हैं ना उसमें T2 0 केल्विन होगा तो 100% होगी, ठीक है। तो ये अपर लिमिट एक सेट करता है। No practical heat engine can be perfectly reversible। कोई भी परफेक्ट इंजन जो होता है, कोई भी प्रैक्टिकल इंजन कभी भी रिवर्सेबल नहीं होता, इरिवर्सेबल होते। कार्नोट इंजन तो रिवर्सेबल, एंड आल्सो एनर्जी डिसिपेशन इज इनएविटेबल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिलेंडर से कंडक्शन को रोकना मुमकिन ही नहीं है। जब मुमकिन ही नहीं है तो टोटल हीट का वर्क में कन्वर्ट करना भी मुमकिन नहीं है। ऑल्सो एनर्जी डिसिपेशन इनएविटेबल है। दिस फैक्ट इज स्टेटेड इन द कार्नोट थ्योरम। नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन से कोई भी ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइक्लिक है और वो एक हाइपोथेटिकल है। बाकी प्रैक्टिकल सारे नॉन साइक्लिक है और इरिवर्सेबल है, तो नहीं हो सकते। No heat engine can be more efficient than a Carnot engine operating between the same temperature। अगर ये Carnot इंजन है, ये दूसरा इंजन है, तो Carnot इंजन की इफिशियंसी ज्यादा होगी और इसकी इफिशियंसी कम होगी। क्यों कम होगी?
क्योंकि कार्नोट इंजन के अंदर टोटल हीट वर्क में जाएगी, उसके अंदर जो होगी वो सम पार्ट किस में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो अगर आपको कंपैरिजन दी जाए कि प्रैक्टिकल इंजन और कार्नोट इंजन को यहाँ पे चलाया जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, तो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी ज्यादा होगी। मींस कोई भी हम प्रैक्टिकल इंजन ऐसा नहीं बना सकते जिसकी इफिशियंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होगा वो रिवर्सेबल ही नहीं बनेगा, वो सब इरिवर्सेबल होंगे। The Carnot's theorem can be extended to the state that all Carnot engines operating between the same two temperatures have the same efficiency irrespective of the nature of the working substance. In most practical cases, the cold reservoir is near room temperature. आम तरह से cold reservoir हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर cold reservoir होता है, सॉरी रूम टेम्परेचर पे होता है। So the efficiency can only be increased by raising the temperature of hot reservoir. अगर efficiency हमें बढ़ानी है ना, efficiency बढ़ानी है डेल्टा टी, तो ये T2 मोस्टली कांस्टेंट, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये मोस्टली कांस्टेंट होता है, मोस्टली कांस्टेंट, और ये रूम टेम्परेचर पे होता है। ये रूम टेम्परेचर, इसको इंक्रीज, इफिशियंसी को इंक्रीज करने का प्रैक्टिकल तरीका ये कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कोल्ड का आप नहीं कर सकते, क्योंकि कोल्ड है हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल इंजन के लिए हॉट रिजर्वायर, जैसे फ्यूल होते हैं ना, मुख्तलिफ फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल होता है, हाइड्रोजन को फ्यूल के अंदर करते हैं, तो जब वो फ्यूल बर्न होता है ना तो T1 बनता है। वो T1 मुख्तलिफ फ्यूल्स का मुख्तलिफ होता है, जिस फ्यूल का T1 ज्यादा होगा ना वो फ्यूल ज्यादा एफिशिएंसी देगा, क्योंकि T2 तो सबके लिए एक है। T2 पेट्रोल इंजन के लिए भी ये एटमॉस्फेयर है, T2 डीजल इंजन के लिए भी यही है, कोई सॉलिड फ्यूल है उसके लिए, सबके लिए T2 तो सेम है। T2 एटमॉस्फेयर है, रूम टेम्परेचर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इफिशियंसी को प्रैक्टिकली चेंज करने का तरीका कौन सा है, T1 को बढ़ाना है, ठीक है। सो द इफिशियंसी कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। ऑल रियल हीट इंजन्स आर लेस इफिशिएंट देन कार्नोट इंजन, सब के सब की इफिशियंसी कम होती है कार्नोट से, Carnot engine due to the friction and other heat losses। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट हीट इंजन, कल डिस्कस करेंगे।